एक घने प्राचीन जंगल के दिल में, जहां सूर्य की किरणें जंगल के तल पर बस छूती थी, वहां एक किस्सा था जो केवल उन्हीं को पता था जो सामान्य मार्ग से बहुत दूर भटकने के लिए हिम्मत करते थे। जंगल रहस्यों से भरा हुआ था। उसके ऊंचे पेड़ और टेढ़ी बेलों ने एक ऐसी दुनिया को छिपाया था जहां समय ठहर गया होने की जगह थी। उसकी गहराई में छिपे अनगिनत रहस्यों में से कोई भी इतना डरावना या पूज्य नहीं था जितना कि अंजू भूत बिल्ली की कहानी। अंजू कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। एक बार बहुत पहले वह जंगल में एक शक्तिशाली और डरावने शिकारी के रूप में घूमती थी। उसकी फर रात के आसमान की तरह काली थी। उसकी आंखें तारों की तरह तेज थीं। वह एक अद्वितीय कौशल की शिकारी थी। उसकी चालें इतनी तेज और चुपचाप थीं कि वह अपनी शिकार का पीछा कर सकती थी बिना किसी पत्ती को भी उड़ाते हुए। जंगल के जानवर उसके बारे में धीरे धीरे बात करते थे, क्योंकि अंजू सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी। वह एक आत्मा थी, जीवित और मरे हुए की दुनिया के बीच में मौजूद एक भूत। लेकिन अंजू की कहानी सिर्फ डर की नहीं थी, ये एक दुख की भी कहानी थी। जीवन में उसे उन लोगों द्वारा धोखा दिया गया था जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और उसका दिल ठंडा और कड़ा हो गया था। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकती थी। उसे जंगल से बंधा हुआ हो गया था, जहां वह अनंतता से घूमती थी, न तो पूरी तरह से जीवित और मरे हुए उन लोगों के खिलाफ प्रतिशोध करने के लिए जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। जंगल उसका क्षेत्र बन गया था, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता और अतीन्द्रियता के बीच रेखा मिट गई थी, जहां जीवित लोगों को डर लगता था चलने का। अंजू की कहानी पीढ़ियों के बीच चली गई थी, एक कहानी जो युवा और मूर्खों को चेतावनी देने के लिए थी। कहा जाता था कि जो लोग जंगल में बहुत गहराई तक जाते हैं वे उसकी भूतिया रूप में एक झलक पकड़ सकते हैं। उसकी आंखें अंधकार में जैसे अंगारे की तरह चमकती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पेड़ों के मध्य सुनहरी आवाजें सुनी है, एक ध्वनि जो सबसे बहादुर आत्माओं की हड्डियों में ठंड भेजती। फिर भी उसे जो डर दिखाती थी उसे उसकी आत्मा को संतुष्ट कर सकती, उसे उस दुनिया से जोड़ने वाली जंजीरों से मुक्त कर सकती। जंगल के बुजुर्गों ने बताया कि अंजू को शांति दिलाने का एक तरीका है उसे इस दुनिया से बंधन मुक्त करने का। लेकिन पुनर्मिलन का मार्ग खतरे से भरा होता था, और कुछ ही लोग अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार थे। जंगल से दूर सभ्यता के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का नामक खेतो रहता था। खेतो हमेशा साहस और रहस्य की कहानियों से प्रभावित रहता था, और अंजू की कथा ने उसकी कल्पना को कुछ और ही जगाया था। उसके दादा, एक बुद्धिमान बुजुर्ग जो कभी महान खोजी थे, ने उसे कई बार कहानी सुनाई थी। प्रत्येक बार कहानी से खेतो के हृदय में एक आग जलती। खेतो अपने गांव के अन्य बच्चों की तरह नहीं था। जबकि वे खेल खेलने और सरल जीवन जीने के लिए संतुष्ट थे, खेतो अज्ञात की खोज, दुनिया में छिपे रहस्यों की खोज करने का सपना देखता था। जंगल अपने सभी रहस्यों के साथ उसे एक सायरेन के गीत की तरह बुलाता था। उसे अंजू को ढूंढना था, अपनी आंखों से भूत बिल्ली को देखना था, और शायद यदि कथाएं सच होती हैं, उसकी मदद करना था उसे शांति पाने में। एक दिन अंजू की कथा सुनने के बाद, जो लगातार 100 बार की तरह लग रही थी, खेतो ने एक फैसला लिया। वह जंगल में जाएगा, तो भीतर छिपे खतरों का सामना करेगा और भूत बिल्ली को ढूंढेगा। उसके दादा ने हमेशा उसे इस तरह की मूर्खता से चेतावनी दी थी, लेकिन खेतो का मन तय था। उसे विश्वास था कि अंजू की कहानी केवल एक दुख की ही नहीं, बल्कि आशा की भी है कि वह बचा सकता, और कि उसी का नियमित होना था। एक दिन की सुबह को अपने सामान से भरे हुए बैकपैक और अपने हृदय से भरे हुए संकल्प के साथ खेतो ने उठते ही यात्रा पर निकल दिया, किसी को रोकने से पहले अपने गांव से छिप गए। जंगल का मार्ग लंबा और खतरनाक था, लेकिन खेतो को नहीं रोक सका। उसने अपने पूरे जीवन के लिए इस यात्रा की तैयारी की थी। अपने दादा की कहानियों से जंगल के जीवन और जंगल के तरीकों के बारे में सब कुछ सीखा। As he approached the edge of the jungle, the towering trees loomed above him like ancient sentinels, their thick canopies casting deep shadows over the land. The air was thick with humidity, and the sounds of the jungle filled his ears. Cacophony of bird calls, rustling leaves, and distant growls. It was a place that seemed alive, a living, breathing entity that both welcomed and warned him. Kaido took a deep breath and stepped into the jungle, the cool shade enveloping him like a cloak. The further he ventured, the denser the vegetation became,
until the village was nothing more than a distant memory. Kaido's heart pounded in his chest, a mixture of excitement and fear. He knew that the jungle was a place of danger, where predators lurked behind every tree, but he also knew that this was where he was meant to be. Hours passed as Kaido made his way deeper into the jungle, following the faintest of trails. The sun hung low in the sky, its light barely penetrating the thick canopy above. As night began to fall, Kaido found a clearing where he could set up camp. He built a small fire, its flames flickering and casting eerie shadows on the surrounding trees. As he sat by the fire, Kaido couldn't help but feel a sense of unease. The jungle was alive with sounds, but there was something else, something that he couldn't quite place. A presence watching him from the darkness. He knew that Anzu was out there somewhere, and the thought both thrilled and terrified. The night was long, and Kaido found it difficult to sleep. His mind raced with thoughts of what lay ahead, the dangers he might face, and of the ghost cat that haunted his dreams. As the fire burned low, he finally drifted off into a fitful sleep, his dreams filled with images of glowing eyes and shadowy figures. He awoke with a start in the middle of the night, the fire reduced to embers. The jungle was eerily quiet, the usual sounds of the night absent. Kaido sat up, his heart pounding in his chest. He felt it again, that presence, watching him from the darkness. Slowly he turned his head, his eyes scanning the edge of the clearing. There, just beyond the reach of the dying fire's light, he saw her. Anzu. She was even more magnificent and terrifying than he had imagined. Her coat was as dark as the night itself, blending seamlessly with the shadows. Her eyes, however, were unmistakable, two glowing orbs that seemed to pierce through the darkness, locking onto him with an intensity that took his breath away. For a moment, neither of them moved. Kaido could feel his heart beating in his throat, a mixture of fear and awe holding him in place. Anzu's gaze was unblinking, her body as still as a statue. She was close enough that Kaido could see the faint shimmer of her ghostly form, an ethereal glow that seemed to pulse with a life of its own. Finally, Anzu moved, her sleek body gliding forward with the grace of a shadow. Kaido remained frozen, unsure of what to do. His mind raced with thoughts of what the legends had said, that Anzu was a spirit of vengeance, a hunter of souls. But there was something in her eyes that gave him pause, something that spoke of a deep sadness, of a longing that transcended her fearsome reputation. As Anzu drew closer, Kaido could feel the air grow colder, chill that seeped into his bones. She stopped just a few feet away, her eyes never leaving his. For a moment, they simply stared at each other, a silent exchange that seemed to stretch on for eternity. Then, without warning, Anzu turned and disappeared into the jungle, her form melting into the shadows as if she had never been there at all. Kaido blinked, unsure if what he had seen was real or just a dream. But the coldness in the air and the lingering sense of her presence told him that it had been real. Anzu had come to him, and he had lived to tell the tale. अंजू के साथ हुई मुलाकात ने कैतो को हिला दिया, लेकिन उसे और भी ज्यादा निर्धारित बना दिया। उसे ये मालूम था कि उसे एक अद्वितीय अवसर मिला है, अंजू को शांति प्राप्त करने, उसे जंगल से बंधे जादू से मुक्त करने का मौका। लेकिन कैसे? किंतु ये कथाएं एक ऐसे तरीके के बारे में बोलती थीं जिससे अंजू की आत्मा को संतुष्ट किया जा सकता था, लेकिन वे स्पष्ट थीं, रहस्यमय संकेतों और आदि भूली रीतियों से भरी थीं। कैतो अगले कुछ दिनों तक जंगल का अन्वेषण करता रहा, जिसमें उसे उत्तर देने वाले संकेत मिल सकें। उसने प्राचीन मार्गों का पालन किया, भूले हुए खननों की जांच की और जंगल की बातों को सुना, उम्मीद करते हुए कि वह उस रहस्य को खोजेगा जो अंजू को उसकी बहुत जरूरत थी। हालांकि जंगल उन लोगों के प्रति दयालु नहीं था जो उसके रहस्यों की तलाश में थे। कैतो को अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा, जंगली जानवरों, धोखेबाज भूमि और पेड़ पौधों के जंगल के लबिरिंथ में खो जाने का सदैव मौजूद खतरा। लेकिन उसने जलाती हुई एक उद्दीपक की तरह अपने अंदर जलती हुई उद्दीप्ति के बल पर आगे बढ़ाया। एक दिन जब वह विशेष रूप से घने जंगल के एक हिस्से से गुजर रहा था, कैतो ने एक प्राचीन पत्थरी पूजा स्थल पर चोट खाई, जो अंग्रेजी में अंजुली थी। पूजा स्थल अजीब प्रतीक और नक्काशियों से ढकी हुई थी, जिसमें जानवरों, आत्माओं और रीतियों के दृश्य थे। कैतो का हृदय तेज हो गया जब उसे यह अनुभव हुआ कि यही वही चाबी हो सकती है जिसकी वह तलाश में था।
सतर्कता से उसने वाइन और मिट्टी को हटा दिया जो अंजलि पर जमा हो गई थी।